हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू स्कूल जी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया और मैं हूं आपकी हिस्ट्री टीचर। हम इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे रशियन रेवोल्यूशन को। आपकी क्लास 9th के सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट मान लीजिए। स्टार्ट करते हैं। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। 1914 से पहले सभी पॉलिटिकल पार्टीज रशिया में इलीगल थी। क्यों? क्योंकि वहां पे मोनार्की थी, राजा का रूल था ना। The Russian Social Democratic Workers Party was founded in 1898, लेकिन जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी थी उसकी स्थापना 1898 में हुई थी, सोशलिस्ट्स के द्वारा की गई थी। Who respected Marxist ideas? कार्ल मार्क्स के बारे में मैंने आपको बताया था ना, जिसने सोशलिज्म का आइडिया सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जिसका है सोशलिज्म में, उस व्यक्ति के आइडिया से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थी ये पॉलिटिकल पार्टी, जिसका नाम था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसिंग इट हैड टू ऑपरेट एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि मैंने आपको बताया कि उस टाइम पे सभी पॉलिटिकल पार्टीज इलीगल थी, इसीलिए ये जो पॉलिटिकल पार्टी थी इसको भी इलीगली यानी अंडरग्राउंड रहकर छुपकर अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज का निपटारा करना पड़ता था। इट सेट अप अ न्यूज़पेपर, मोबिलाइज्ड वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्राइक्स। उसके बाद भी इस पॉलिटिकल पार्टीज ने बहुत सारी एक्टिविटीज की, जैसे कि उन्होंने एक न्यूज़पेपर की स्थापना की, वर्कर्स को यहाँ वहाँ अपने मतलब विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कहा। ठीक है, इसके अलावा स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज की इन लोगों ने। सम रशियन सोशलिस्ट्स फेल्ट दैट रशियन पेजेंट्स कस्टम of dividing land periodically made them natural socialist। मैंने आपको बताया था ना कि रशिया में एक ऐसा कस्टम था कि भाई ये अगर पूरी रशिया की जमीन है तो पेजेंट्स क्या करेंगे, कुछ कुछ टाइम में आपस में फैमिलीज में ये सारी की सारी जमीन को रीशफल किया जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जिसकी वजह से क्या पता, अगर कोई फैमिली ए है जिसके पास पहले सिर्फ इतनी सी जमीन थी, ये फैमिली बी की जमीन है, ये फैमिली सी की और ये फैमिली डी की जमीन है। मान लीजिए कि ए की फैमिली में 6 मेंबर हैं, बी की फैमिली में ओनली 2 ही मेंबर हैं। ओके, चलो 3 मान लो, फैमिली में 3 मेंबर है। सी की फैमिली में 10 मेंबर्स हैं एंड डी की फैमिली में भी ओनली 3 ही मेंबर्स हैं। तो इसमें क्या किया जाएगा, ये पूरी जमीन के डिविजन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और ए बी सी डी को अपनी फैमिली के स्ट्रेंथ के हिसाब से कि उनकी फैमिली में कितने लोग हैं उसके हिसाब से उनको लैंड दे दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बी के फैमिली में बस 3 ही लोग हैं तो क्या पता उनको सिर्फ इतनी सी लैंड दे दी जाए, डी को भी इतनी सी लैंड दे दी जाए। सी की फैमिली में 6 मेंबर हैं तो क्या पता उसको इतनी सारी लैंड दे दी जाए, और डी की फैमिली में 10 मेंबर हैं तो उसको सबसे ज्यादा मैक्सिमम लैंड दे दी जाए। तो सोशलिस्ट का मानना था कि इस कस्टम की वजह से जो हमारे रशिया के किसान वर्ग था वो ऑलरेडी सोशलिस्ट था, क्योंकि उसमें ये जो जमीन है इस पर किसी का भी पैतृक कोई राइट नहीं है, कोई परमानेंट राइट नहीं है। ओके, सोशलिस्ट्स का ये भी मानना था कि जैसे बाकी के यूरोपियन कंट्रीज में जो वर्कर्स थे, तो जो रशिया के सोशलिस्ट थे उनका मानना था कि क्योंकि बाकी के यूरोपियन कंट्रीज में वर्कर्स को रिवोल्ट करना पड़ रहा था, विद्रोह, एंड वर्कर्स की इतनी आबादी नहीं थी यूरोप में, लेकिन रशिया की बात हो रही है, रशिया में ज्यादा आबादी किसकी थी, पेजेंट्स की थी, किसान वर्ग की थी, और किसान वर्ग को ही सोशलिज्म लाना था, इसीलिए रशिया में सोशलिज्म लाना बहुत आसान था। So peasants, not workers, would be the main force of the revolution, and Russia could become socialist more quickly than other countries. Socialists were active in the countryside through the late 19th century. They formed the Socialist Revolutionary Party in 1900. Socialist Revolutionary Party की स्थापना होती है 1900 में, ठीक है। This party struggled for peasants' rights and demanded that land belonging to nobles should be transferred to peasants. ये जो पार्टी थी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, इसका मानना था कि नोबल्स को जमीन देनी क्यों है, व्हाई शुड नोबल्स हैव लैंड, एनी लैंड इन द फर्स्ट प्लेस, जब उनको खेती बाड़ी करनी नहीं है। खेती बाड़ी करनी किसको है, किसान वर्ग को करनी है, तो सारी की सारी जो लैंड है वो भी किसान वर्ग को देनी चाहिए। This party struggled for peasant rights and demanded the land belonging to nobles be transferred to peasants. Social Democrats disagreed with socialist revolutionaries about peasants. Lenin felt that the peasants were not one united group. Some were poor, others were rich.
अब जो लेनिन थे ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं किसके इतिहास में, रशिया के इतिहास में। इनका मानना था कि जो किसान वर्ग है या फिर जो पेजेंट्स हैं वो भी एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है, उनमें भी एकजुटता नहीं है, वो एक साथ यूनाइट होकर नहीं रहते। उन किसानों में से ही कुछ किसान बहुत गरीब हैं और कुछ किसान काफी अमीर हैं। Some worked as laborers while others were capitalist and employed workers. कुछ जो थे उसमें से वो मजदूरों वाला काम करते थे, लेबरर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स का काम करते थे, जबकि कुछ किसान जो हैं वो कैपिटलिस्ट बनकर ऊपर बैठते हैं और बहुत सारे लेबरर्स को अपने अंडर अपॉइंट करते हैं। Given the differentiation within them, they could not be all part of a socialist movement. तो लेनिन का मानना था कि भाई इन लोगों में इतनी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, इतने ज्यादा डिफरेंसेस हैं, तो ये कभी भी एकजुट होकर एक थाली में आकर, एक छतरी के नीचे आकर कोई रेवोल्यूशन नहीं कर सकते। The party was divided over the strategy of organization. व्लादिमिर लेनिन, इसको आप व्लादिमिर भी बोल सकते हो या फिर व्लादिमिर भी बोल सकते हो, who led the Bolshevik group, thought that in a repressive society like the Tsarist Russia, the party should be disciplined and should control the number and quality of its members. Others, जैसे कि Mensheviks थे, they thought that the party should be open to all, just like in Germany. So क्या है कि यहाँ पे जो रशिया है हमारा, वहां पे दो तरीके के ग्रुप्स बन गए थे, एक थे बोल्शेविक्स और एक थे मेंशेविक्स। जो बोल्शेविक्स थे उनके लीडर थे व्लादिमिर लेनिन, और इनका मानना था कि पार्टी में कौन आ रहा है, कौन व्यक्ति पार्टी ज्वाइन कर रहा है, वो क्या क्या एक्टिविटीज पार्टी के बिहाफ पर कर रहा है, इन सारी चीजों को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी मॉनिटर्ड। उनके कॉन्ट्ररी में जो सेकेंड ग्रुप था लोगों का, मेंशेविक्स, इनका मानना था कि पार्टी में कोई भी व्यक्ति आए देश का, उस पर किसी भी तरीके की रेस्ट्रिक्शंस या फिर चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं लगाए जाने चाहिए। द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल, सबके लिए पार्टी के दरवाजे खुले होने चाहिए। ये जो कंसेप्ट है ये जर्मनी में पहले फॉलो हो चुका है, रशिया से पहले, ठीक है। और टर्बुलेंट टाइम, 1905 का रेवोल्यूशन जो था उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी बोले तो कुछ लोगों का राज, मोनार्की था वैसे तो ये, लेकिन वो मोनार्क जो है वो कुछ लोगों की एडवाइस के बिना काम नहीं कर सकता, यानी कि मंत्रिमंडल, ठीक है। इसीलिए रशिया जो था वो उसको हम ऑटोक्रेसी कह सकते हैं। ऑटोक्रेसी बोले तो रूल ऑफ फ्यू, रूल ऑफ नोबल्स, रूल ऑफ एलीट, यानी कुछ अमीर लोगों के द्वारा किए जाने वाला जो राज है। Unlike other European rulers, even at the beginning of the 20th century, the Tsar was not subjected to parliament. यहाँ पे लेकिन जो है ये जो सार था, यहाँ का जो राजा था सार, TSAR, उसको पार्लियामेंट को आंसर नहीं करना था। ही वॉज नॉट आंसरेबल टू पार्लियामेंट, ठीक है। लिबरल्स इन रशिया कैंपेन्ड टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स। जो रशिया के लिबरल्स थे जिनका मानना था कि भाई डेमोक्रेसी आनी चाहिए रशिया में, डेमोक्रेसी शुड बी द वे टू गो फॉर रशिया, उन लोगों का मानना था कि ये जो स्टेट है कि जो ऑटोक्रेसी वाला जो एक सिस्टम फॉलो हो रहा था रशिया में, उसको खत्म किया जाना चाहिए। अब इन सब लोगों ने 1905 में क्या किया? 1905 में सोशल डेमोक्रेट्स जो थे, यानी कि सोशल डेमोक्रेट्स वही लोग जो डेमोक्रेसी चाहते हैं, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज जो सोशलिज्म चाहते हैं, इन सभी ने मिलकर पेजेंट्स और वर्कर्स के साथ मिलकर काम किया और इवेंचुअली इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की 1905 में। दे डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1905। दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर बाय नेशनलिस्ट्स एंड इन मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज बाय जदीदिस्ट who wanted modern Islamic societies, modern Islam to lead their societies। कहने का मतलब ये है कि इनको सपोर्ट किसने किया? जो एम्पायर नेशनलिस्ट से थे, जैसे कि पोलैंड, ठीक है। इसके अलावा जहाँ जहाँ पे रशिया में इस्लाम के लोग रहते थे, यानी मुस्लिम डोमिनेटेड जो सोसाइटीज थी रशिया के अंदर ही, उन्होंने इनको सपोर्ट किया, क्योंकि उनका नाम क्या निकाल रखा है? जाडीडिस्ट, ओके। The year 1904 was particularly bad for Russian workers। 1904 में काफी इनको दिक्कतें झेलनी पड़ी, रशिया के जो वर्कर्स थे उनको क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ी वो डिस्कस कर लेते हैं। Prices of essential goods rose so quickly that real wages declined by 20%। नॉर्मल जो आपके डेली यूज की जो चीजें हैं, रोजमर्रा की जो आपकी जरूरत की चीजें हैं, उनका दाम एकदम से इतना ज्यादा बढ़ा 1904 में
कि उनकी जो सैलरीज थी, वर्कर्स की जो सैलरीज थी वो उनके लेवल में नहीं रह पाई। कहने का मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और सैलरी इतनी बढ़ नहीं रही थी, जिसकी वजह से लोगों को खर्चे अपने हैंडल करने बहुत मुश्किल हो रहे थे। The membership of Workers' Association rose dramatically when four members of the Assembly of Russian Workers, which had been formed in 1904, were dismissed at the Putilov Iron Works. There was a call for industrial action. तो देखिए क्या है, असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, ये एक एसोसिएशन थी एक तरीके की, जिसकी स्थापना 1904 में हुई थी। इसके 4 मेंबर्स को निकाल दिया गया था काम से, जिसकी पिलिटॉव आयरन वर्क्स की एक फैक्ट्री टाइप में ये लोग काम करते थे, जहां से इनको निकाल दिया गया। इसके बाद लोगों ने आपस में, वर्कर्स में बात फैल गई कि भाई स्ट्राइक पे जाना है, स्ट्राइक पे जाना है। और तकरीबन अगले कुछ ही दिनों में 1,10,000 वर्कर्स जो थे सेंट पीटर्सबर्ग में, वो स्ट्राइक पर चले गए। और उनकी डिमांड्स क्या क्या थी? और सबसे पहले उनकी डिमांड थी कि भी रिडक्शन इन द वर्किंग डे टू 8 आवर्स, कि भाई जो तुम लोग 12, 15, 20 घंटे हमसे काम करवा रहे हो वो खत्म करो पहले, तो हमारा 8 घंटे का जो डेली का काम है बस वो हमें दो। इसके अलावा इन्होंने कहा कि भाई हमारी वेजेस इंक्रीज करो, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, इतनी कम तनख्वाह में काम नहीं चलता। थर्ड, इन्होंने कहा कि भाई हमारी वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करो, ऐसा नहीं है कि अंधेरी जगहों पे हमसे काम करवा रहे हो 10-10 घंटे खड़ा करके। हमें बैठने के लिए भी जगह चाहिए, अच्छे वेंटिलेशन वाली जगह चाहिए जहाँ पे सनलाइट अंदर आती हो, ठीक है। When the procession of workers led by Father Gapon reached the Winter Palace, it was attacked by the police and the Cossacks. Over 100 workers were killed and about 300 were wounded. The incident is known as Bloody Sunday. It started a series of events that became to be known as the 1905 या फिर 1905 revolution. तो ये जो रेवोल्यूशन कर रहे थे ये लोग, ये लॉ, जो फादर गैपॉन थे, इनके नेतृत्व में सभी वर्कर्स रेवोल्यूशन कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। ये जब विंटर पैलेस पहुंचे जहाँ पे राजा रहता था, तो इन पर पुलिस ने अटैक कर दिया। जो उनके कुछ अंगरक्षक होते हैं राजा के, उन्होंने अटैक कर दिया, जिसकी वजह से तकरीबन तकरीबन 100 मजदूरों ने, 100 वर्कर्स ने अपनी जान गंवा दी, 300 से ज्यादा घायल हो गए थे। इसी चीज को कहते हैं ब्लडी संडे। ये रशिया के इतिहास में ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। एंड इसके बाद कुछ ऐसे इवेंट्स स्टार्ट हुए, एक ऐसा रेवोल्यूशन हुआ, एक ऐसी क्रांति आई जिसको हम 1905 का रेवोल्यूशन कहते हैं, या फिर 1905 रेवोल्यूशन। ओके, strikes took place all over the country and universities closed down when student bodies staged walkouts complaining about the lack of civil liberties. Lawyers, doctors, engineers and other middle class workers established the Union of Unions and demanded a constituent assembly. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड थी वो हर जगह होने लगी। अब ये जो डिमांड थी ये यूनिवर्सिटीज में होने लगी, लॉयर्स के द्वारा की जाने लगी, डॉक्टर्स के द्वारा की जाने लगी, और जो भी एस्टीम्ड प्रोफेशंस हैं सबने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की। During the 1905 revolution, the Tsar allowed the creation of an elected consultative parliament or Duma. For a brief while during the revolution, there existed a large number of trade unions and factory committees made up of factory workers. After 1905, most committees and unions worked unofficially, said they were declared illegal. Since they were declared illegal, severe restrictions were placed on political activity. The Tsar dismissed the first Duma within 75 days and the re-elected second Duma within 3 months. He did not want any questioning of his authority or any reduction in his power. He changed the voting laws and packed the third Duma with conservative politicians. Liberals and revolutionaries were kept out. देखिए क्या होता है, 1905 के रेवोल्यूशन की वजह से जो सार है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक तरीके की मान लीजिए एक पार्लियामेंट, उसकी फॉर्मेशन की परमिशन दे देता है। वहां का जो लीडर है, मोनार्क है, और वो जो उनकी इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बनेगी उसका उन लोगों ने नाम निकाला था डूमा। ओके, बहुत कम पीरियड के लिए जब ये रेवोल्यूशन हो रहा था उस टाइम पे लोगों को अपनी अपनी ये एसोसिएशंस वगैरह बनाने के अधिकार मिले थे, लेकिन जल्दी ही सार की बुद्धि घूम गई और उसने इन सभी को इलीगल घोषित कर दिया, जिसकी वजह से ना ही कोई जो वर्कर्स की यूनियन है वो एग्जिस्ट कर पाई, ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट कर पाई। सभी इन एक्टिविटीज पर, पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर रोक लगा दी गई। सिवियर रिस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी। जो सार था उसने पहली डूमा जो थी, जो फर्स्ट डूमा थी, यानी कि जो फर्स्ट पार्टी थी ये, उसको 75 डेज के अंदर ही फर्स्ट जो ये इलेक्टेड हमारी पार्लियामेंट टाइप का कुछ इन्होंने बनाया था,
उसको तकरीबन 75 डेज में ही डिसमिस कर दिया, यानी डिसॉल्व कर दिया। फिर से इलेक्शंस हुए, फिर जो फिर जो डूमा सिलेक्ट होकर आई उसको अगेन 3 मंथ्स के अंदर डिसमिस कर दिया गया। थर्ड टाइम जो डूमा इलेक्ट होकर आई थी उसमें मोस्टली 99% जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो कंजर्वेटिव्स थे, जो कि सार के सपोर्टर्स थे। सार नहीं चाहता था कि उसकी अथॉरिटी को कोई भी क्वेश्चन करे या फिर उसकी अथॉरिटी पर कोई भी लिमिट लगे, उसकी पावर पर कोई लिमिट लगे। इसीलिए वो ऐसी कोई चीज बनने ही नहीं दे रहा था जिसकी वजह से उसकी पावर को लिमिट किया जा सकता था। ये जो थर्ड डूमा थी इसको सार ने इसमें ऐसे ऐसे लोगों को ही इलेक्ट करवाया था जो इसके सपोर्टर्स थे। लिबरल्स और जो हमारे रेवोल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी थे, और जो लिबरल्स थे उनको इस डूमा से बाहर रखा गया था। दे वर नॉट अलाउड। ओके, अब आ जाती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होती है और उसका रशियन एम्पायर पे, रशिया की जो पॉलिटिक्स थी उस पर क्या इम्पैक्ट होता है वो सारी बातें पढ़ लेते हैं। इन 1914 वॉर ब्रोक आउट बिटवीन टू यूरोपियन अलायंसेस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की, द सेंट्रल पावर्स, एंड फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया। बाद में इसमें इटली और रोमानिया भी ऐड हो जाते हैं। ईच कंट्री हैड अ ग्लोबल एम्पायर। देखिए क्या है, दो साइड्स हैं। एक साइड हो गई हमारी क्या, इसमें है हमारा जर्मनी, इसमें जर्मनी के साथ है ऑस्ट्रिया और साथ में है टर्की। ठीक है, इन तीनों को हम कह देते हैं क्या, सेंट्रल पावर। और इनके अगेंस्ट लड़ रहे हैं कौन, फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया। बाद में इसमें आ जाते हैं कौन, इटली एंड रोमानिया। अभी यहाँ पे ना आपको एक क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहिए कि मैम अभी तक तो हम पढ़कर आए कि फ्रांस और ब्रिटेन जो है वो हमेशा एक दूसरे के दुश्मन होते थे, तो वर्ल्ड वॉर 1 में फ्रांस और ब्रिटेन जो है वो एक साथ क्यों आ जाते हैं। यही सोचकर जर्मनी इनके तार छेड़ रहा था। जर्मनी को भी यही लगा था कि फ्रांस और ब्रिटेन तो इतने हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से दुश्मनी निभाते आ रहे हैं, इतनी सारी एंग्लो फ्रेंच वॉर्स हो चुकी हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये दोनों मिलकर मेरे को अपोज करेंगे। और इसी रीजन की वजह से वर्ल्ड वॉर 1 होती है। जर्मनी इनको अंडर एस्टिमेट करता है, सोचता है कि ये कभी साथ में आएंगे नहीं, और फ्रांस एंड ब्रिटेन साथ में आकर जर्मनी को अपोज करते हैं। इनके साथ साथ दूसरे देश भी इनके साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, सो इसके अलावा एक और क्वेश्चन आप पूछेंगे। टर्की जो है ये एक ऐसा देश है जो दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में है। पहला कॉन्टिनेंट है एशिया और दूसरा है यूरोप। मैप में आज आप इसकी लोकेशन जरूर देखना इंटरनेट पर। इसको कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्योंकि ये जो देश है ना, जैसे कि मान लीजिए कि ब्रिटेन है और फ्रांस है, ये ऐसे देश थे जिनका ना पूरी दुनिया में इनका मतलब एम्पायर चल रहा था। इंडिया में भी कॉलोनी थी इनकी, अफ्रीका में भी कॉलोनी थी, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में भी इनकी कॉलोनीज थी, ऑस्ट्रेलिया में भी ब्रिटेन की कॉलोनीज थी। तो कहने का मतलब है कि पूरी दुनिया में ही आपस में लड़ाइयाँ चल रही थी, इसीलिए इसको कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। In Russia, the war was initially popular and people rallied around Tsar Nicholas II. As the war continued, though the Tsar refused to consult the main parties in the Duma, support wore thin. Anti-German sentiments ran high, as can be seen in the renaming of the St. Petersburg, a general German name, as Petrograd. देखिए, ये रशिया जो है, रशिया में क्या था कि सार ने इस वॉर को इनिशिएट तो कर दिया, सार ने इस वॉर में हिस्सा तो ले लिया था रशिया के बिहाफ पर, लेकिन रशिया ओवरऑल इस वॉर को अभी तक सपोर्ट ही कर रहा था। बट धीरे धीरे जब रशिया से रिसोर्सेज बाहर जा रही हैं, वॉर में खर्चा बहुत होता है, वहां वो खर्चा आएगा कहाँ से, देश के टैक्सेस से आएगा। तो जब लोगों को लगा कि भाई इससे नुकसान ही नुकसान हो रहा है इस वॉर से, तो इसको सार को जो सपोर्ट था वो कम मिलने लग गया। और लोग लेकिन फिर भी जर्मनी के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे। आप कैसे कह सकते हो जर्मनी के अगेंस्ट थे लोग, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जो है वो एक जर्मन नाम था और वो इनकी एक इंडस्ट्रियल सिटी थी, सेंट पीटर्सबर्ग। तो लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम चेंज कर कर पेट्रोग्राड रख दिया था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मन नेम था। The Tsarina Alexandra's German origin and poor advisors, especially a monk called Rasputin, made the autocracy unpopular. काफी सारे लोगों को ऑटोक्रेसी से काफी दिक्कत थी। ये जो एलिट्स राजा को गाइड करते थे, इन लोगों से काफी लोग चिढ़ते थे। स्पेशली एक साधु थे जिनका नाम था रासपुतिन, उनसे जनता बहुत ज्यादा ही चिढ़ती थी। ठीक है, द
The First World War on the Eastern Front differed from that on the Western Front. In the West, armies fought from trenches stretched along Eastern fronts. In the East, armies moved with a good deal and fought battles, leaving large casualties. Defeats were shocking and demoralizing. Russia's armies lost badly in Germany and Austria between 1914 and 1916. There were over 7 million casualties by 1917. वर्ल्ड वॉर वन में रशिया बहुत बुरे तरीके से हार रहा था, ऑस्ट्रिया से भी और जर्मनी से भी। तो कहने का मतलब है कि रशिया किसके साथ था? फ्रांस और ब्रिटेन के साथ था। अभी आपको लगेगा कि फ्रांस ब्रिटेन रशिया वाली जो साइड है वो हार रही है, बट वर्ल्ड वॉर वन 1918 में जब एंड होता है तो आपको रियलाइज होगा कि कैसे जर्मनी वाली साइड हार जाएगी और ये वाली साइड जीत जाती है। बट स्टिल फिर भी, क्योंकि रशिया के जो सैनिक लड़ रहे थे, कहाँ पे? ऑस्ट्रिया से भी एंड जर्मनी से भी। यहाँ पे इनको तकरीबन 3 साल हो गए थे लड़ते हुए और इनके तकरीबन 7 मिलियन सिपाही मारे जा चुके थे। व्हाट डज इट मीन बाय 7 मिलियन? इट मीन्स 70 लाख, 70 लाख सोल्जर्स वर किल्ड। ठीक है। As they retreated, the Russian army destroyed crops and buildings to prevent the army from being able to live off the land. जैसे जैसे अगर मान लीजिए कहीं पे बैटल चल रही है और उस बैटल में रशिया की आर्मी पीछे की तरफ हट भी रही है, तो जो जर्मन आर्मी थी वो आगे 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 आती आती इनकी क्रॉप्स वगैरह को भी, रशिया की क्रॉप्स को, खेती बाड़ी वाला जो एरिया था उसको भी खराब करती हुई जा रही थी, कि भाई ये सोच के कि ये जो आर्मी है ये इस क्रॉप के सहारे जिंदा ना रह पाए, तो क्रॉप्स खाना ही खत्म कर दिया अब रशियंस का। ठीक है। The destruction of crops and buildings led to over 3 million refugees in Russia, जिसकी वजह से तकरीबन 30 लाख सिविलियंस भी बेघर हो गए, रेफ्यूजीज बन गए। The situation discredited the government and the Tsars. Soldiers did not wish to fight such a war. इसकी वजह से सोल्जर्स का भी मोरल डाउन हो रहा था कि भाई फायदा क्या है जब हम हारते ही जा रहे हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के ऊपर जो लोगों का जो विश्वास था वो उठता जा रहा था, सार के ऊपर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा था। The war also had a severe impact on industry. इंडस्ट्री पे भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा। Russia's own industries were few in number and the country was cut off from other suppliers. रशिया में आपको पता है इंडस्ट्रीज इतनी थी ही नहीं, 2-3 शहरों में इंडस्ट्रीज थी इनकी, एक मॉस्को में थी, एक सेंट पीटर्सबर्ग या फिर पेट्रोग्राड में थी। सो रशिया में है ना, और बाहर से इंपोर्ट करने का भी इतना कुछ साधन है नहीं, क्योंकि रशिया का मोस्ट ऑफ द कोस्ट लाइन जो है वो जमा हुआ रहता है, हमेशा बहुत सर्दी होती है वहां पे। सो रशिया मेनली यूरोप की साइड जो उसका हिस्सा लगता है वहीं से इंपोर्ट वगैरह कर सकता है, और वहां पे जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने इनके नाक में दम कर रखा था। ठीक है। जर्मन कंट्रोल ऑफ बाल्टिक सी। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली इन रशिया देन एल्सवेयर इन यूरोप, क्योंकि वहां पे सर्दी बहुत ज्यादा होती है, तो इंडस्ट्री के जो इक्विपमेंट्स हैं यानी जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह हैं वो बहुत जल्दी खराब होते हैं। By 1916, railway lines began to break down. Able-bodied men were called up to wars. As a result, there were labor shortages. अब देखिए क्या हो रहा है, 1916 के आसपास उनकी जो रेलवे लाइंस थी वो भी टूटती जा रही थी, डिसइंटीग्रेट होती जा रही थी। और मीनवाइल वॉर में लड़ने के लिए बहुत हट्टे खट्टे जो जवान नौजवान होते हैं उनकी जरूरत होती है, तो शहरों से, फैक्ट्री से ऐसे नौजवानों को उठा उठा के वॉर में फेंका जा रहा था। अब अगर फैक्ट्रीज में कोई काम करने वाला नहीं होगा तो क्या होगा? शॉर्टेज ऑफ लेबर होगी। एंड स्मॉल वर्कशॉप्स प्रोड्यूसिंग एसेंशियल्स वर शट डाउन। इस लेबर की शॉर्टेज में बहुत सारे छोटे मोटे जो कारोबार थे वो बंद हो गए। लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन वर सेंट टू फीड द आर्मी। बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा जो खाना है वो आर्मी को फीड करने के लिए लग रहा था, आर्मी का ध्यान रखने के लिए लग रहा था। फॉर द पीपल इन द सिटीज ब्रेड एंड फ्लावर बिकेम स्कार्स। यानी अब रोटी, ब्रेड जो होता है ना उसको इंडिया में जैसे रोटी कह देते हैं, फॉरेन में ये वाली रोटी कोई नहीं खाता, फॉरेन में वो लोग ब्रेड खाते हैं, सेम ही बातें हैं वो। ठीक है। सो आटा रोटी ये ना लोगों को मतलब ऐसे हो गई कि जैसे ईद का चांद, दिखाई देना ही बंद हो गए मार्केट में। बाय द विंटर ऑफ 1916 राइट्स एट ब्रेड शॉप्स वर कॉमन। लड़ाइयाँ शुरू हो गई, अब खाना नहीं मिल रहा लोगों को, तो ब्रेड की जो शॉप्स है वहां पे आपस में ही औरतें जो है या फिर आदमी जो है वो आपस में बहस कर लेते थे, लड़ाइयाँ शुरू कर देते थे। ओके। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड, ये वाला टॉपिक अगली क्लास में करेंगे। इस क्लास के लिए आपका बस इतना ही सिलेबस था। सो दिस क्लास वाज प्रेजेंटेड टू यू बाय स्कूल सी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, अपनी फैमिलीज का ध्यान रखिए। थैंक यू एंड बाय बाय।